Hello students, I am Rahul Chaudhary from Government Polytechnic College, Sikar. I hope all of you are doing very well and I welcome all of you in our YouTube channel. Today we will discuss about the reciprocating pump. रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं. द अदर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विल बी व्हाट इज स्लिप, व्हाट इज द नेगेटिव स्लिप, what is the power required to operate this pump, discharge. So in this lecture we will discuss about all these things one by one. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल पंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, स्लिप क्या होता है, नेगेटिव स्लिप क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. रेसिप्रोकेटिंग पंप. Pumps are used to increase the energy level of water by virtue of which each can be raised to a higher level. तो पंप्स क्या होते हैं, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होते हैं जिसकी मदद से क्या करते हैं कि हम लिक्विड को लोअर लेवल से हायर लेवल पे रेज करते हैं. रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के ही एक टाइप होते हैं. That means initially a small quantity of liquid is taken into a chamber and physically displaced and forced out with pressure by moving mechanical elements. तो इसमें क्या होता है कि एक चेम्बर होता है जिसमें पहले लिक्विड को सक किया जाता है, ठीक है, और बाद में प्रेशराइज करके उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है. किसकी मदद से, जो मूविंग मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं. इसमें जो पिस्टन होता है उसकी मदद से लिक्विड को सक्शन किया जाता है, उसका सक्शन किया जाता है और बाद में उसको प्रेशराइज करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है. द यूज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स इज बीइंग लिमिटेड दीज डेज एंड बीइंग रिप्लेस बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. तो आज के टाइम पे क्या है, लगभग सारे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को किस पंप ने रिप्लेस कर दिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ने. क्यों, क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है और ये इसका जो ऑपरेशन होता है वो इजी होता है, इसमें VATR कम होता है इन कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है. तो आजकल जो मैक्सिमम यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का होता है क्योंकि इसका ऑपरेशन आसान होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इसके अपोजिट में रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, एक तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनमें VATR की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है. इसलिए आजकल सब जगह इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ यूज़ किया जाता है. For industrial purposes, they have become obsolete due to their high initial and maintenance cost as compared to centrifugal pump. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उनमें इनका यूज़ बहुत ही कम हो गया आजकल, लगभग ऑब्सोलेट हो गया है क्योंकि एक तो इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है और बाद में इनका VAT के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो क्योंकि इनमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं. स्मॉल हैंड ऑपरेटेड पंप्स आर स्टिल इन यूज दैट इंक्लूड वेल पंप्स एटसेट्रा, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गया, हम जो गाँव में देखते हैं हैंड पंप्स वगैरह, ठीक है. तो हैंड पंप्स क्या होते हैं या वेल पंप्स बोल सकते हैं, उनमें जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसी का यूज़ किया करके जो स्मॉल डिस्चार्ज होता है उसको हाई हेड अवेलेबल किया जाता है, ठीक है. तो मेनली इनका यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे अपने को स्मॉल डिस्चार्ज को हाई हेड तक पहुँचाना हो, ठीक है, यानी ज़्यादा ऊँचाई तक उसका डिस्चार्ज कराना हो. These are also useful where high heads are required with small discharge as oil drilling operation. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि ऑयल ड्रिलिंग और ऑपरेशन में क्या होते हैं, स्मॉल डिस्चार्ज को हाई हेड्स तक डिस्प्लेस करना होता है, ठीक है. इस वजह से ही इनका यूज़ वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है. अब देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. तो मेन कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्जांपल है. तो एक तो क्या होता है, इसमें पिस्टन होता है, सबसे मेन काम पिस्टन का होता है क्योंकि सक्शन और जो डिलीवरी होती है यहाँ से तो इसका लिक्विड का सक्शन किया जाता है, फिर ये जो सिलेंडर होता है उसके अंदर लिक्विड भर जाता है और उसके बाद इसको डिलीवर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिलीवरी पाइप. तो एक तो पिस्टन होता है, एक सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, ये सम फिल होता है जहाँ पे अपने को जो लिक्विड होता है वो भरा रहता है, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ लिक्विड होता है. यहाँ से लिक्विड को डिलीवरी पाइप के अंदर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है. यहाँ पे डिलीवरी वाल्व होता है, ये पिस्टन रोड होती है जो सिलेंडर से कनेक्ट रहती है, ये सक्शन स्ट्रोक. तो जब इसका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है तो एक लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में वापस से राइट टू लेफ्ट जो एक कंप्लीट साइकिल होती है उसको एक सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, ये उसको डिलीवरी स्ट्रोक बोलते हैं. तो सक्शन स्ट्रोक प्लस डिलीवरी स्ट्रोक क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रोक. ये कनेक्टिंग रोड होती है, ये क्या होता है, क्रैंक होता है जो कि एक सर्कुलर डिस्क होती है और सर्कुलर डिस्क का इसको मूवमेंट कराया जाता है, मतलब सर्कुलर मोशन कराया जाता है किसी मदद से, एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो कि एक मोटर या इंजन हो सकता है, ठीक है. तो ये मेन होता है. अब इसमें डिस्कस करते हैं. A reciprocating pump consists of a plunger
or piston that moves forward and backward inside a cylinder with the help of a connecting rod and a crank. The crank is rotated by external source of power. ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है जो लेफ्ट टू राइट मूव करता है. जब ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उस वजह से क्या होता है, यहाँ से जो लिक्विड होता है वो यहाँ के बढ़ जाता है. ठीक है, और जब डिलीवरी स्ट्रोक में इसका मूवमेंट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता है तो यहाँ से जो वाटर होता है या लिक्विड होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, ये कौन से में, डिलीवरी पाइप में. अब ध्यान देने की बात यह है कि जब इसमें सक्शन किया जाता है तो ये यहाँ पे जो सक्शन वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है. उससे क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड फिल हो जाता है और उस कंडीशन में ये वाल्व बंद रहता है. ठीक है, क्योंकि दोनों वाल्व क्या होते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो लिक्विड का मोशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है. तो इसमें तो केवल अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है सक्शन वाल्व में, तो डिलीवरी वाल्व में भी अपवर्ड मूवमेंट ही हो सकता है. ठीक है, तो बैकवर्ड मूवमेंट इनके अंदर नहीं होता है. तो यहाँ पे जो पिस्टन होता है इसको जो पिस्टन रोड होती है उसकी किससे कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टिंग रोड से, ताकि जब क्रैंक रोटेट करती है तो कनेक्टिंग रोड की मदद से पिस्टन रोड का क्या होता है, लीनियर मूवमेंट, और लीनियर मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पिस्टन लेफ्ट टू राइट मूव करता है, जिसकी वजह से पहले तो इसका सक्शन हो जाता है, उस वजह से लिक्विड आके यहाँ पे फिल हो जाता है. और जब डिलीवरी स्ट्रोक होता है तो डिलीवरी स्ट्रोक में वापस से लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट करता है, उस वजह से यहाँ से लिक्विड हमें ऊपर डिलीवरी पाइप की मदद से डिस्चार्ज में मिल जाता है. द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अ सम्प बाय सक्शन पाइप एंड टू डिलीवरी टैंक बाय डिलीवरी पाइप. ठीक है, तो जो सक्शन पाइप था उसकी मदद से तो क्या होता है, सिलेंडर सम्प से कनेक्टेड होता है जहाँ से अपने को लिक्विड का सोर्स होता है, जहाँ से अपने को लिक्विड मिलता है. ठीक है, और जो डिलीवरी टैंक होता है, ये डिलीवरी पाइप होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डिलीवरी टैंक से कनेक्टेड रहता है. एट द सिलेंडर ends of these pipes non-return valves are provided. A non-return valve allows the liquid to pass only in one direction. तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं. एक तो सक्शन वाल्व हो गया जो कहाँ पे होता है, सक्शन पाइप के एंड पे, और ये डिलीवरी वाल्व होता है ये कहाँ पे, डिलीवरी पाइप जहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, वहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि जब इसमें सक्शन क्रिएट हो और लिक्विड यहाँ पे भरे, उस टाइम ये वाल्व तो खुला रहेगा और ये वाल्व बंद रहेगा. ठीक है, और जब इसको वापस इसमें डिलीवर किया जाता है डिलीवरी स्ट्रोक के माध्यम से, ठीक है, मूवमेंट वापस लेफ्ट डायरेक्शन में होता है पिस्टन का, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाईली प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. प्रेशर क्रिएट होते ही ये वाल्व बंद हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसका मूवमेंट नीचे निश्चित और ये खुल जाएगा. उस वजह से एक इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका डिस्चार्ज ऊपर की साइड पॉसिबल हो पाता है. Through suction valve, liquid can only be admitted into cylinder, and through the delivery valve, liquid can only be discharged into the delivery valve. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. जो सक्शन वाल्व होता है उसकी मदद से क्या होता है, वो केवल दोनों जो अपने वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व या डिलीवरी वाल्व, ठीक है, दोनों क्या होता है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है लिक्विड का. ठीक है, तो उनके नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं, तो केवल लिक्विड का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में किया जा सकता है. ठीक है, तो जो सक्शन वाल्व होता है उसकी वजह से तो केवल सिलेंडर में आ सकता है लिक्विड, और जो डिलीवरी वाल्व होता है उससे जो लिक्विड होगा वो डिलीवरी से किसी डिलीवरी वाल्व होगा उसकी मदद से जो अपना लिक्विड होगा वो कहाँ से चल जाएगा, सिलेंडर से सीधा डिलीवरी पाइप के अंदर. ये पूरा अरेंजमेंट दे रखा है. अब देख लेते वर्किंग. तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस वर्किंग ये काम कैसे करता है. सो द वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप. व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, a suction pressure is produced in the cylinder. If the pump is started for the first time or after a long period, air from the suction pipe is sucked during the suction stroke. While the delivery valve is closed, liquid rises into the suction pipe by a small height due to the atmospheric pressure on the sump liquid. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक मतलब कि ये जो पिस्टन होता है इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. उस टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. अब अगर ये पहली बार चल रहा है तो यहाँ पे उस टाइम पाइप के अंदर क्या होती है, एयर होगी, तो एयर होगी तो यहाँ पे एयर खींच के इसमें बढ़ जाएगी. ठीक, और यहाँ से चूंकि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और यहाँ पे सम्प के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके कारण से लिक्विड इसमें फिल हो जाएगा. ठीक है, और धीरे धीरे अब यहाँ से जो उसमें एयर भर गई और वापस से डिलीवरी स्ट्रोक आएगा, उस टाइम ये एयर इसके अंदर डिस्चार्ज हो जाएगी. अब एयर चली जाएगी तो इसकी वजह से एक हमेशा आएगा जब इसके अंदर एक या दो स्ट्रोक बाद यहाँ पे लिक्विड भर जाएगा. अब लिक्विड भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब वापस ही रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है, सक्शन में तो यहाँ पे लिक्विड भर गया, अब लिक्विड से भर गया तो वहाँ पे जब वापस डिलीवरी स्ट्रोक आएगा तो इसका मूवमेंट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और ये डिस्चार्ज इस पाइप के माध्यम से हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल चलती रह जाएगी. उसके बाद इसमें सक्शन होता रहेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा. ठीक है, जब इसका मूवमेंट इस साइड होगा, अब इसका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, इस क्रैंक की मदद से. जब क्रैंक यहाँ पे इस पोजीशन में होगी, ठीक है, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी तो ये जो पिस्टन होगा वो इस जगह होगा, और जब ये रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगी मतलब 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे जाएगी तो ये बिल्कुल यहाँ पे पिस्टन इस साइड आ जाएगा. ठीक है, उस टाइम इसके अंदर पूरा लिक्विड भर चुका होगा, और जब वापस से
ये क्रैंक यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो इसका मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्रैंक का मूवमेंट 0 डिग्री से 180 डिग्री हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है, उस कंडीशन में तो क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। और जब 180 डिग्री से 360 डिग्री हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है। तो सक्शन स्ट्रोक 0 से 180 डिग्री में और डिलीवरी स्ट्रोक 180 डिग्री से 360 डिग्री के अंदर। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, लिक्विड को सक किया जाता है और बाद में उसको डिलीवर कर दिया जाता है। यही साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। During the delivery stroke, air in the cylinder is pushed out into the delivery pipe by the thrust of the piston, while the suction valve is closed. When all the air from the suction pipe has been exhausted, the liquid from the sump is able to rise and enter the cylinder. तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि जब पूरी एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, लिक्विड का उसमें एंट्री हो जाएगी और वापस जो पिस्टन होगा उसकी हेल्प से उसको सक कर लिया जाएगा। और जब डिलीवरी स्ट्रोक होगा उस टाइम उसको वापस उसमें जो डिलीवरी पाइप होगा उसके अंदर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। During the delivery stroke, it is displaced into the delivery pipe. Thus, the liquid is delivered into the delivery tank intermittently during the delivery stroke only. ठीक है, तो डिलीवरी स्ट्रोक होगा उसी टाइम जो हमें डिस्चार्ज मिल पाएगा। ठीक है, जब सक्शन होगा उस टाइम डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो इंटरमिटेंट हो रही है। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है कि हम इसके अंदर एयर वेसल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एयर वेसल की वजह से क्या होता है, एयर वेसल की वजह से जो इंटरमिटेंट सप्लाई थी वो कंटिन्यूस सप्लाई में बदल दी जाती है। ठीक है, तो इसके उससे क्या होगा कि जो डिस्चार्ज होगा वो कांस्टेंट अपने को उतना ही मिलता रहेगा, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आते। अब डिस्चार्ज तो रेसिप्रोकल पंप। ठीक है, तो अभी हम मालूम करना है कि किससे जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उससे कितना डिस्चार्ज मिल रहा है। सो लेट ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर आर ए रेडियस ऑफ क्रैंक एन क्या होगा, आरपीएम ऑफ द क्रैंक। ठीक है, जो क्रैंक रोटेट करेगी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, मतलब जैसे आप मोटर या इंजन की मदद से क्रैंक को घुमाओगे तो उसमें कुछ आरपीएम हो गए। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि एन आरपीएम ऑफ द एन आरपीएम। ठीक है, तो एन राउंड्स और एन रिवोल्यूशन पर मिनट। एल क्या हो गया, स्ट्रोक लेंथ। अब स्ट्रोक लेंथ की लेंथ कितनी होगी, 2r। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इसका रेडियस कितना है आर और स्ट्रोक लेंथ कितनी होगी जब यहाँ से। अब इसका मूवमेंट कैसे होगा, इस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट होगा तो कितना लेंथ कवर हो गया, एल इक्वल टू 2r। इसी को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। अब यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना तो एल इक्वल टू 2r। डिस्चार्ज थ्रू पंप पर सेकंड इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ इंटू आरपीएम बाई 60। अब ये कैसे आया कि जब एक बार वो पूरा लिक्विड डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, पूरे इसके एरिया के बराबर उसके जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसके बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना वॉल्यूम डिस्चार्ज होएगा। इसका मतलब अगर एक स्ट्रोक की बात करें तो एक स्ट्रोक के अंदर जो पिस्टन होगा वो इतना लिक्विड डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, इतना लिक्विड सक करेगा और उसको फिर वापस क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। अब हम बोल रहे हैं कि जो क्रैंक है वो n आरपीएम की स्पीड से घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस स्पीड से क्रैंक घूम रही है उसी स्पीड से पिस्टन भी मूवमेंट करेगा। तो अगर क्रैंक n बार रोटेट कर रही है 1 मिनट के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन भी n बार मूवमेंट करा जाएगा। ठीक है, एन उसके भी n राउंड्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसको पूरा एक राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी 30 साइकिल्स पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्चार्ज करेगा। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की बात करें तो ये तो एक साइकिल के अंदर हो गया, तो यहाँ पे इतनी साइकिल से 1 मिनट के अंदर। और हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज पर सेकंड में चाहिए हमें, तो इसका मतलब क्या है n/60 राउंड्स पर सेकंड। और एक बार में इतना डिस्चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या, 1 सेकंड के अंदर कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, a इंटू एल इंटू n/60। दिस विल बी द डिस्चार्ज व्हेन द पंप इज सिंगल एक्टिंग। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज किसके लिए, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर डबल एक्टिंग या ट्रिपल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो उनके लिए जो डिस्चार्ज होगा वो अलग होगा। अब स्लिप की बात करते हैं तो स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज। तो कई बार क्या होता है कि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं कि भाई जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट किया है वही अपने को हमेशा मिलता रहे। कुछ लीकेज वगैरह होते हैं, तो लीकेज हो गया, पाइप में कुछ लॉसेज वगैरह हो गए, जैसे मान लो कोई पाइप में क्रैक्स आ गए तो वहाँ से लॉस हो गया। ठीक है, पिस्टन के जो सिलेंडर होता है सिलेंडर में कुछ लीकेज हो रहे हैं तो वहाँ उस वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। तो जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और जो एक्चुअल डिस्चार्ज दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लिप। तो स्लिप इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। अब अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट करें, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज एंड इज गिवन बाई परसेंटेज स्लिप क्या हो जाएगा, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में। अब अगर क्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड हो रहा है तो अगर इसको अलग इन दोनों टर्म्स को अलग कर लिया जाए तो क्यू थ्योरेटिकल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल, तो ये तो 1 हो जाएगा, और क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल, इसको क्या बोलते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, स्लिप क्या हो जाएगा 1 माइनस सी डी इंटू 100। अब सी डी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है, लेकिन कई कंडीशन में क्या हो जाती है, सी डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। वो कब होता है, जब डिलीवरी वाल्व के कंपेयर में, सक्शन डिलीवरी पाइप की लेंथ के कंपेयर में, अगर डिलीवरी पाइप की लेंथ सक्शन पाइप की लेंथ से कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सी डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। उसको भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्लिप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस सी डी इंटू 100। अब नेगेटिव स्लिप, तो प्रीवियस अभी बात की हमने कि कई बार सी डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। वो कब होती है कि जब डिलीवरी पाइप की वैल्यू सक्शन पाइप से छोटी होती है, ठीक है, या कम होती है। उस कंडीशन में जो क्यू एक्चुअल की वैल्यू होती है वो क्यू थ्योरेटिकल को एक्सीड कर जाती है, और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी उस कंडीशन में 1 से ज़्यादा। और स्लिप क्या हो जाएगा, अगर सी डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो स्लिप क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसी को क्या बोल देते हैं, नेगेटिव स्लिप। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट द एक्चुअल डिस्चार्ज इज लेसर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इन केस ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप विद लॉन्ग सक्शन पाइप एंड शॉर्ट डिलीवरी पाइप इन रनिंग एट हाई स्पीड, इनर्शिया फोर्स इन द सक्शन पाइप बिकम्स लार्ज एज कम्पेयर टू द प्रेशर फोर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द डिलीवरी वाल्व। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब रेसिप्रोकेटिंग पंप में सक्शन पाइप तो बड़ा होता है और डिलीवरी पाइप अगर छोटा होगा, ठीक है, जो सक्शन पाइप है वो बड़ा हो और जो डिलीवरी पाइप है वो छोटा हो, और जो रनिंग है, ठीक है, जो अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप हो वो हाई स्पीड पे वर्क कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो इनर्शिया फोर्स होता है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उनका जो इनर्शिया फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो प्रेशर फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्लिप होता है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को एक्सीड कर जाता है। This opens the delivery valve even before the piston has completed its suction stroke। अब ऐसा क्या होता है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा कैसे हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि इस कंडीशन में दिस ओपन द डिलीवरी वाल्व इवन बिफोर द पिस्टन हैज कंप्लीटेड इज सक्शन स्ट्रोक। तो जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, एक अब ऐसे में तो क्या होता है असली में, तो जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है उसके बाद ही डिलीवरी वाल्व खुलता है, ठीक है, क्योंकि तब तक डिलीवरी वाल्व खुल नहीं सकता, उसको प्रेशर लग रहा है अंदर की साइड तो खुल नहीं सकता। लेकिन जब सक्शन पाइप की लेंथ डिलीवरी वाल्व से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही डिलीवरी वाल्व खुल जाता है, ठीक है, एंड दस सम ऑफ द वाटर इज पुश्ड इनटू द डिलीवरी पाइप बिफोर द डिलीवरी स्ट्रोक इज एक्चुअली कंप्लीट। तो डिलीवरी स्ट्रोक के कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाता है, जो वाटर होता है या जो लिक्विड होता है वो डिलीवरी वाल्व के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। दिस वे द एक्चुअल डिस्चार्ज बिकम्स मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और इस वजह से क्या हो जाता है, जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को एक्सीड कर जाता है। दस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज फ्रॉम 1 एंड द स्लिप बिकम्स नेगेटिव। तो इस वजह से क्या होगा, सी डी क्या हो जाता है, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल। तो सी डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो 1 माइनस सी डी क्या हो जाता है, एक माइनस में, और वो माइनस हो गया 1 माइनस सी डी अगर माइनस हो गया तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से क्या बोल देंगे, नेगेटिव स्लिप। तो नेगेटिव स्लिप कब होगा, जब एक तो अपना जो पंप है वो हाई स्पीड पे काम कर रहा है, और दूसरी मेन बात क्या है कि जो सक्शन पाइप होगा वो बड़ा होगा और जो डिलीवरी पाइप होगा वो छोटा होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन एंड पावर रिकवर, ठीक है, कि जब इसको लिक्विड को अपने को लिफ्ट करना है तो कितना वर्क करना पड़ रहा है पंप को, और उसके लिए कितनी पावर की रिक्वायर्ड है। तो अब ये जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सक्ड इन द ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में देखिए एक स्ट्रोक के अंदर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है, उतना लिक्विड सक कर रहा है, ठीक है। तो एक है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन और द सिलेंडर। अब मान लो उसका डायमीटर डी है तो एरिया कितना हो जाएगा π/4 d स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, कितनी है 2r। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द क्रैंक। डिस्चार्ज ऑफ पंप पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ये तो क्या था कि एक उसकी स्ट्रोक के अंदर कितना डिस्चार्ज हो रहा था, भाई जितना लिक्विड सक कर रहे हैं उतना डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे उसकी स्पीड से फर्क पड़ेगा कि जो अपना पंप को किस स्पीड से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ द पंप पर सेकंड तो वो n RPM से कर रहा है, इसका मतलब n/60 RPS रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अब 1 सेकंड के अंदर इतने रिवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना लिक्विड डिस्चार्ज कर देगा, A × L × n/60, ठीक है। अब अपने को डिस्चार्ज तो आ गया, अब बात करें वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि पर सेकंड कितना वेट ऑफ द वाटर वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो वेट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट, ठीक है, मास फ्लो रेट इंटू जी। अब मास फ्लो रेट क्या हो जाता है, Q इंटू रो, और W क्या हो जाता है, W मतलब रो जी, ठीक है। तो रो जी Q, ठीक है। तो यहाँ पे रो जी, तो इसकी रो जी को तो W लिख दिया, और Q की वैल्यू कहाँ से फाइंड की है, ये ALN/60, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड निकाले तो
वर्क पर सेकंड क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर कितना वाटर लिफ्ट किया, कितना वेट ऑफ वाटर लिफ्ट किया और टोटल कितनी हाइट तक किया इसको लिफ्ट। ठीक है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, एक तो सक्शन हाइट और ये डिलीवरी हाइट। तो टोटल हाइट पर तो उसको जो वेट है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इतनी हाइट से वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। तो कितना वेट लिफ्ट कर लिया पर सेकंड, W, और कितनी हाइट तक किया ये। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, W इंटू एच एस प्लस एच टी। अब W की वैल्यू यहाँ से कर देंगे कितनी, WALN डिवाइड बाई 60 और ये HS प्लस एच टी। ठीक है, तो वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, पावर होता है। इसका मतलब इस पंप को कितनी पावर देनी पड़ेगी अपने पर सेकंड, WALN अपॉन 60 HS प्लस एच डी, या इसको अगर W क्या लिख सकते हैं, रो जी। ठीक है, तो रो जी क्यू HS प्लस एच डी। ठीक है, तो इस 30 को पर सेकंड पावर देनी पड़ेगी। अब अगर पंप की एफिशिएंसी 100% है तो इतना है, लेकिन मान लो अगर नीटा उसकी एफिशिएंसी नीटा मान ली। ठीक है, तो मान लो कुछ फ्रिक्शन लॉसेज वगैरह भी होते हैं क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स है, तो उस कंडीशन में अपने को कितनी पावर उसको डिलीवर करनी पड़ेगी, WALN डिवाइड बाई 60 इंटू HS प्लस एच डी डिवाइड बाई नीटा। तो एक्चुअली में इतनी पावर उसको डिलीवर करनी पड़ेगी ताकि वो नॉन स्टॉपिंग वर्क कर सके। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचे हुए टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।